हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो है उर्दू का मिक्स क्वेश्चन। हमने आपको यूट्यूब पे लगभग चैप्टर 9 तक पढ़ा दिए हैं। 1 से 9 तक हम पढ़ा दिए आपको, ठीक है। और 1 से 9 तक हम हर संडे जो है जितना पढ़ाते हैं, संडे एक सप्ताह में जितना भी क्लास होती है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर, उनको मिला के एक टेस्ट लेते हैं। क्योंकि बच्चों होता है क्या ना कि पूरा चैप्टर पढ़ना और जो पढ़ा हुआ चीज उसको याद रख लेना बहुत बड़ी बात है। चैप्टर पूरा पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन जो आपने पढ़ा है ना वो कितना याद है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। एक शायरी मुझे याद आ रही कि नकर तकदीर से फैसला मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का फैसला मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तो आपने जितना पढ़ा है ना उतना सप्ताह में एक बार टेस्ट होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ भाई हम जो पढ़े हैं कुछ याद है, मुझे जो पढ़े हैं वो है, सेव है लॉन्ग टर्म तक। चलिए आप सभी बच्चों को ओके, जिसने सलाम किया है सबको वालेकुम सलाम। सानिया, जिक्रुल्ला, शिफा, परवीन, साबरीन, नासरीन, सुफियान, हसनैन, डार्क, ओके, नाजरा, अनाया, रोशनी, साइमा, सभी को बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अब शुरू करते क्लास को भाई। तो क्लास को शुरू करने से पहले अपना फर्ज निभाएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, आपकी सहेलियां, आपके दोस्त जो भी हैं उसको शेयर कर दीजिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट का ये जितना हमने पढ़ा है अब तक चैप्टर 9 तक, उनमें से कुछ क्वेश्चन, खास क्वेश्चन निकाल के लाए हैं, ताकि आपका जो है सोचने की पावर, समझने की पावर, कितना याद किए वो आज मालूम चलने वाला है, ठीक है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें भाई, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन सा चिप एंड बेस्ट में पूरा आर्ट्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। साइंस वाले बच्चों को भी बेहतरीन तरीके से साइंस का कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है, सिर्फ 999 में, पूरे साल भर का एक बार लगता है फी। ये नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। या केवल आपको उर्दू पढ़ना है तो 349 लगेगा, ठीक है ना, ये डिस्काउंट है। और के उर्दू हिंदी यानी कि 2 लैंग्वेज आपको लेना है तो 449 लगेगा, ठीक है। और बाकी आपका कोई 10th में कोई आपका भाई बहन है ना, तो उसको ऐड करवा दीजिएगा। नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिए हैं पहला क्वेश्चन, लिए हैं शफी जावेद से, जो कि कल ही पढ़े थे, काफी इंटरेस्टेड है भाई। तो शफी जावेद का जो चैप्टर है क्या नाम, भूले बिसरे गीत, जो मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोग को, यस। चलिए शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर दिस, एंड एकदम डेडिकेशन के साथ कमेंट कीजिएगा और सबका आंसर बताते जाइएगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम लोग हिसाब किताब करेंगे, मतलब रिजल्ट को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई थी? शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में, दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में, लखनऊ में? बोलिए, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो याद करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा। शफी जावेद की पैदाइश हुई थी, ब्राइटनेस कम है क्या? हाँ ब्राइटनेस चाहिए। शफी जावेद की पैदाइश हुई थी मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुई थी? मुजफ्फरपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। मेरे ख्याल से ये नानिहाल इनका रहा है, नानिहाल रहा है, ठीक है ना, नानिहाल। और इनका जो है आबाओ इजदाद यानी कि आबाई वतन कहाँ था भाई? इनका जो आबाई वतन था, दादा का घर, दादी का घर जो बोलते हैं, आबाई वतन कहाँ था? गया। गया जिला जो इनका आबाई वतन था, मुजफ्फरपुर में ये पैदा हुए थे, ठीक है ना। 1935 ना, 1935 में मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ था? बताइए। शफी जावेद का पहला अफसाना है, इन्होंने जब अफसाना लिखना शुरू किया तो सबसे पहला इनका अफसाना था, याद करेंगे, पहला अफसाना। और क्या था उनका पहला अफसाना? आट और तंबाकू, याद है ना, आट और तंबाकू, तंबाकू, आट और तंबाकू इनका पहला अफसाना था। तो कब शाया हुआ था? आंसर दीजिए आप लोग। 1953, बहुत अच्छा, यस, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। 1953 में इनका पहला अफसाना आट और तंबाकू शाया हुआ था, छपा था। अफक कहाँ छपा था? अफक, माहनामा कौन था? जो माहनामा था, माहनामा अफक में है ना, अफक माहनामा में इनका जो है पहला अफसाना छपा था, अफक। ये मतलब न्यूज़पेपर का नाम है अफक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते, अगला देखें भाई। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी?
बताइए सारे बच्चे, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। साबिया, अकरम, साइमा, आरिफा, शाहीन, ओके, साबरीन, परवाना। लड़की लोग ही खाली दिख रही है, भाई लोग कहाँ गया है? बहन लोग सिर्फ दिख रहा है भाई यहाँ पे भाई लोग का क्या हो गया है बोलिए। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ में, बदायूं में, दिल्ली में, हैदराबाद में। तो जिलानी बानो के बारे में तो पता है भाई, ये थे बदायूं के रहने वाले। तो बदायूं में इनकी पैदाइश हुई थी 1936 में। लेकिन बचपन में ही इनके वालिद साहब इनकी पैदाइश के बाद चले गए हैदराबाद रहने के लिए। तो इनका मतलब असल मतलब जिंदगी जो है ज्यादातर हैदराबाद में गुजरा है, ठीक है ना। पैदा बदायूं हुए थे लेकिन जो है वो ज्यादातर जिंदगी जो है बचपन से वो हैदराबाद में गुजारी है, तो हैदराबादी भी कहलाई है, ठीक है। तो याद करेंगे जिलानी बानो, इनका एक अफसाना है, बहुत ही बेहतरीन अफसाना जो आप हमारे किताब में शामिल है, प्रॉमिस, है ना। प्रॉमिस नाम का अफसाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉमिस अफसाने से सवाल दिया है कि अमू के 4 बेटों में कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था? 4 बेटा था, है ना। चारों बेटों का नाम दिया हुआ है, खुर्शीद, रशीद, जमशेद, हमीद, ठीक है ना। एक खुर्शीद था शायद शिकागो में ना, शिकागो। एक था शिकागो हो गया, एक अमेरिका हो गया, अमेरिका में तो है, अलग है, शिकागो है, अमेरिका है, एक और जगह है, ये मतलब बाहर में रहते हैं लोग, ठीक है ना। ये खुर्शीद, जमशेद, रशीद तीनों पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, कोई शिकागो में है, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में। हाँ, तीनों 3 जगह, शिकागो में है, अमेरिका में है, लंदन में है। तो वो लगे कि हमीद जो बेटा था वो हिंदुस्तान में रहता था, भाई इनको पढ़ने लिखने का कोई शौक वौक नहीं था ठीक है ना। ये चारों बेटा पढ़ के चला गया था। देखो ये तो जाहिल था, ये चारों पढ़ के भी कुछ नहीं किया। इन चारों की जो माँ थी, इन चारों की माँ कौन थी? अमू। अमू चारों की माँ थी। अमू ने बोला था भाई तुम जहां भी जाओ, जहां भी कमाओ, जहां भी रहो, बाल बच्चा के साथ रहो, लेकिन जब मेरी मौत आ जाए, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे में कांधे जरूर देना। लेकिन अमू की किस्मत ही नहीं ऐसी रही, मर तो गई लेकिन चारों में से कोई बेटा, यहां तक कि ये तो खैर आया तो चला भी आया, ये तो आया भी नहीं, हिंदुस्तान में रह करके भी नहीं आया, ठीक है ना। बहुत ही मतलब क्या बोलते उसको, मासूमियत ढंग से कहानी को मतलब पेश किया गया है, बहुत अच्छी कहानी थी ये। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस्सा गोई की कदीम नसरी सनफ को क्या कहते हैं? किस्सा गोई मतलब वो कहानी कहना, है ना। किस्सा गोई की कदीम नसरी सनफ को क्या कहते हैं? अफसाना, दास्तान, ड्रामा, नॉवेल। बोलिए। किस्सा गोई की कदीम नसरी सनफ यानी कि किस कहानी कहने की बहुत पुरानी सिनफ, है ना, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दास्तान। सबसे पुरानी सिनफ क्या है? दास्तान है। दास्तान के बाद नॉवेल बदला, नॉवेल के बाद अफसाना आ गया, ठीक है ना। इस तरह से चेंज होते गया, जैसा जैसा दौर आया ना वैसा वैसा चेंज होते चला गया। अभी के जमाने में रील्स आ गया 10 सेकेंड 15 सेकेंड का रील्स, है ना, वीडियो भी कोई नहीं देखते भाई। ये तो पढ़ाने वाला मजबूरी है, आप लोग को पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, मजबूरी है, नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में पास नहीं हो पाइएगा अच्छा से, इसलिए लंबी लंबी वीडियो देख रहे हैं, वरना टाइम कहाँ है वीडियो देखने का, धड़ा शॉर्ट करते रहते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। मीर अमन का तखल्लुस क्या था? मीर अमन दहलवी बहुत ही खास नाम है। यस, एक बार वीडियो को लाइक कर दे आप लोग, ठीक है। मीर अमन दहलवी, इसका पूरा नाम क्या है? दहलवी। मीर अमन दहलवी पूरा नाम था मीर अमन दहलवी। दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। मीर अमन दहलवी बहुत इन्होंने ठोकरें खाई अपनी जिंदगी में। लास्ट में जाकर के इनको जो है क्या बोलते, फोर्ट विलियम कॉलेज में इनको जॉब मिलता है भाई, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज में इनको जॉब मिलता है। यहाँ इनको इनकी मुलाजमत होती है पढ़ाने के लिए, है ना। और ये कहाँ पढ़ता है फोर्ट विलियम कॉलेज? कलकत्ता में ना, कलकत्ता में ये कॉलेज पढ़ता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में इनको मिलता था पढ़ाने के लिए 40 रुपया महीना। कितना? 40 रुपया महीना पे ये पढ़ाते थे वहां पे। उसी में इन्होंने एक किताब का ट्रांसलेट किया था, चहार दरवेश, जो फारसी किताब थी उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, नाम था बागो बहार। तब से इनका नाम फट गया, नाम वायरल हो गया है, ठीक है ना, इसलिए इनका नाम आया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के मतलब सबसे फेमस अगर रहे तो यही रहे हैं। और इनकी किताब चहार दरवेश जो था ट्रांसलेट किया है बागो बहार। हालांकि चहार दरवेश अमीर खुसरू का लिखा हुआ है फारसी में, लेकिन इनको जो है उर्दू में ट्रांसलेट किया था मीर अमन ने। तो लुत्फ इनका नाम था, तखल्लुस, लुत्फ। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7।
7 नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की थी? बताइए, अहमद जमाल पाशा ने एमए की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? चलिए बहुत अच्छा जी, है ना असजद भाई बाबू, चलो एक लड़का दिख रहा है, और लड़का लोग तो दिख ही नहीं रहा भाई, सब लगता आईपीएल में बिजी है ना जी, आरसीबी जेसीबी में परेशान होगा बच्चा लोग भी क्या? हाँ अभी तो लग रहा वही है, आरसीबी जेसीबी में परेशान होगा, इसलिए नहीं आ रहा पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, बाद में पढ़ेगा। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? आपको पता है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए की पढ़ाई की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, अलीगढ़ जामिया नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? किसे हुआ? जाओ सफर करो। जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो ये तो पता है, हर बच्चों को पता होगा कि इस दुनिया में, इस ज़मीन पर सबसे पहला जो मखलूक जो भेजा गया था अल्लाह की तरफ से, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है ना, पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि हम सभी के जो है बाप, पूरे दुनिया के, पूरे कायनात के पिताजी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। और इनकी जो बीवी रही माँ हव्वा, है ना। चलिए, तो बहुत लंबी कहानी, मतलब इसमें जो है सफ़र के बारे में बताया गया कि वो जन्नत में थे, उनको दुनिया में भेजा गया, तो सबसे पहला सफ़र इन्होंने किया था जन्नत से दुनिया की तरफ। वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? बताएंगे, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में? बोलिए बच्चों, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा सबका, अहमद, चलिए वेरी गुड जानिशार, वेरी गुड। वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1922 में। बता सकते आप लोग कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, बता सकते आप लोग? वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी, बताइए आप लोग। 1922 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1922 में। वजीर आगा जिन्होंने हमारे चैप्टर में लिखा है इंशाइया, है ना, इंशाइया क्या है इन्होंने लिखा, इंशाइया क्या है, ये चैप्टर का नाम है, इन्होंने ये लिखा था इंशाइया, जिसमें खाना बदोश के बारे में बताते हैं बहुत कुछ, इसमें घुमक्कड़ लोग, बहुत सारी बातें। सरगोधा, हाँ सही बोले साइमा, वेरी गुड, सरगोधा ना, सरगोधा, सरगोधा में इनकी पैदाइश हुई थी, सरगोधा, सरगोधा, वेरी गुड। वजीरकोट सरगोधा, बहुत अच्छा, वजीरकोट सरगोधा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 है, वजीर आगा किस हैसियत से सबसे ज्यादा मोतबर माने जाते हैं? देखिए, वजीर आगा के बारे में आता कि वजीर आगा जो है शायर भी थे, निकाद भी थे, ठीक है ना, इंशाइया निगार भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस किस में रहा? इनका नाम सबसे ज्यादा किस में फटा? एक इंसान जो है कई तरीके का काम करता है, लेकिन एक उसका प्रोफेशनल होता है, जैसे मैं हल्का फुल्का वीडियो एडिट भी कर लेता हूँ, और फिर बहुत कुछ अलग अलग काम कर लेता हूँ, थंबनेल भी बना लेता हूँ, लेकिन मेरा असल काम है पढ़ाना समझा रहा। तो वैसे ही ये वजीर आगा साहब शायरी भी करते थे, नक्काद भी, इनकी नाकदीन भी थे, इस तरह से नावल निगार, इंशाइया निगार। तो इंशाइया निगार में इनका नाम ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि इनके जो किताब का नाम है क्या तो नाम था भाई, किताब का देखो नाम याद नहीं आ रहा, इंशाइया, 2 किताब बहुत फेमस है, याद आएगा तो बताएंगे, जहन में याद नहीं आ रहा तिनको का सहारा नहीं, कुछ और था किताब का नाम। चलिए देखते हैं, कुल्लई फेरना का माना क्या होता है? कुल्लई फेरना, कुल्लई फेरना मतलब क्या होता है? ऐब छुपाना, ऐब जाहिर करना, कालिक करना, खालिस। कुल्लई मतलब होता है, समझ, कली होता है ना, कली को बोलते हैं कुल्लई। कुल्लई फेरना, जैसे दीवार पे कुल्लई फेर देंगे तो दीवार में जो ऐब है छुप जाएगा, है ना, तो बोलेंगे ऐब को छुपाना। क्या होगा? ऐब को छुपाना। ओके चलिए, ऐप को छुपाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ अगला क्वेश्चन जो है सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बोलिए, 20 क्वेश्चन होगा तो आपसे हम पूछेंगे कितना आप लोग बनाए सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? फुलवारी शरीफ में, दरभंगा में, दसना में, या कराची में? बोलिए बच्चों, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? दसना। दसना कहाँ पड़ता? नालंदा, नालंदा जिला है, वहाँ एक गांव है दसना। बता सकते हैं कब इनकी पैदाइश हुई थी? सारे बच्चे बताइए, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है ना, सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। तो कब का डेट आप लोग बताइए, चूंकि आपको ना जब भी पैदाइश के बारे में अगर आ जाए तो जगह का नाम और उसकी तारीख एकदम याद कर लीजिएगा, जहन में ऐसे ऐसे करते करते याद हो जाएगा। ओके, सैयद सुलेमान नदवी जो हमारे किताब में लिखे हैं मजमून,
क्या लिखा इन्होंने? इन्होंने मजमून लिखा है, मजमून। और मजमून का नाम क्या है? मजमून का नाम बोलिए। 1884, यस यस, 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी, जिला नालंदा में ना। 1884 में ये पैदा हुए थे, जिला। हाँ, लफ्ज़ों का क्या था? बाज़ लफ्ज़ों की पुराने, बाज़ लफ्ज़ों की नई तख्लीक है ना, बाज़ लफ्ज़ों की नई तख्लीक। बहुत अच्छा यहाँ पे लफ्ज़ों के बारे में बताया था कि हम जो कोरमा कहते हैं, जिसको बोलते हैं कोरमा हो गया, निहारी हो गया, बहुत कुछ, निहार से निहारी कैसे बना। तो बड़े अच्छे तरीके से अंदाज में इन्होंने पेश किया कि पहले लफ्ज़ क्या था, अब क्या इस्तेमाल करते हैं, अरबी में उसी का माना क्या होता है, हम लोग अलग उर्दू में क्या माना इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से। हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी, नाम सुन के पता चल रहा कि कहाँ के रहने वाले होंगे, है ना। हसन निज़ामी ये जो है, हाँ बताएंगे, हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में, निज़ामुद्दीन औलिया जो बस्ती है वहीं इनकी पैदाइश हुई थी, दिल्ली में जगह है वो, ठीक है ना। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? याद करेंगे, 1876, 77, 78, 79। क्या होगा बच्चों? 78। बहुत बेहतरीन, याद कर लीजिए आप लोग। बहुत अच्छा है भाई, आपके जहन बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह करे आपके जहन में और इस तरह से कुव्वत दे याद करने का, याददाश्त क्षमता आपकी बढ़ाए। 1878 में इनकी पैदाइश, दिल्ली में एक जगह है हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन बस्ती, ठीक है, जहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का भी मज़ार है, शरीफ है, तो वहीं उनकी पैदाइश हुई थी। इनका एक मजमून है मिट्टी का तेल, बहुत अच्छा है। मिट्टी का तेल एक चैप्टर है जो इन्होंने लिखा, बताया मिट्टी का तेल के बारे में कि क्या उसकी खुसूसियत क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? बताएंगे आप लोग। इनके वालिद का नाम था, क्या था? सैयद आशिक अली निज़ामी, सैयद आबिद अली निज़ामी, सैयद बासित अली निज़ामी, सैयद निज़ामी। तो इन जितने सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रटने की कोशिश मत कीजिए। जब भी क्लास चलाते हैं बस क्लास में प्रेजेंट हो जाइए, पढ़ते पढ़ता जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डेडिकेशन दे दीजिए, 1 घंटा जो भी पढ़ा रहे हैं बस उतना ही करना है। जब भी क्लास चलाते हैं आप आइए, डेडिकेशन दीजिए, उतने में इंशाल्लाह रटा नहीं जाएगा एकदम। क्या बोले, रटना तो भाई भूलने वाला चीज़ हो, ऐसा याद होगा कि भूलिएगा नहीं, फिर आप एग्जाम तक तो नहीं भूलिएगा, है ना। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम हुआ सैयद आशिक अली निज़ामी। क्या होगा? आशिक अली निज़ामी। जरा इनकी वालिदा का नाम बताएंगे आप लोग, इनकी वालिदा का नाम बताएंगे, इनकी वालिदा का नाम, चलो जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे। सैयद आशिक, ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का नाम क्या था? और इनकी अहलिया का नाम भी बताएंगे। इन्होंने 2 शादी की थी, है ना, 2 शादी की थी। बताइए, कमेंट करें आप लोग। ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का नाम क्या होगा? चहीती बेगम, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ जी, चहीती बेगम, सैयदा होगा, सैयदा चहीती बेगम, चहीती बेगम। इन्होंने 2 शादियां की थी, पता है ना आपको, 2 शादियां की थी, और दोनों शायद बहन ही थी आपस में। एक पहले की बीवी का जब इंतकाल हो गया तो उस अपने साली से ही, मतलब उन्हीं के बहन से ही उन्होंने निकाह किया था। क्या था नाम? नसीमा सुल्ताना, महमूदा सुल्ताना दूसरी थी ना, पहला बताया। हाँ, चहीती बेगम तो ठीक है। ठीक है, नसीमा सुल्ताना, पहली बीवी का नाम था नसीमा सुल्ताना। इसकी बहन था हमीदा सुल्ताना। नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना, नसीमा और हमीदा। तो नसीमा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना दोनों बहन थी। इनकी मौत के बाद इनसे इन्होंने शादी की थी। होता है घर में, बहुत ऐसा रहता है कि घर की बात घर में ही रह जाए, है ना। और जाहिर सी बात है, मालूम जो एक बहन अपने ही बहन का जो है दर्द समझ सकती है, अपनी जो सगी बहन है वो समझ सकती है दर्द। खाला, खाला कितनी प्यारी होती है ना, बहुत प्यार करते बच्चों से खाला। तो अगर वो जो भतीजा है, क्या उसको बोलते हैं, मतलब बड़ी बहन का जो बेटा बेटी जो भी है, उनसे खाला बहुत प्यार करती है उससे, छोटी बहन। तो कभी ऐसा भी होता है तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बड़ी बहन का अगर इंतकाल हो गया तो उसके पे उसकी जो मंझली हो, छोटी हो, उससे शादी कर देता कि जो वो जो मोहब्बत बरकरार रहे आपस में, बच्चों का फ्यूचर सही रहे,
क्योंकि आजकल ज़माना जानते हैं, है ना, किसी गैर औरत से शादी होगी तो पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, बहुत सा मामला आता है। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा? देखिए, तो ख्वाजा हसन निज़ामी का जो वालिदैन थे, यानी कि चहेती बेगम वालिदा और सैयद आशिक अली निज़ामी, तो जब इनकी पैदाइश हुई थी तो इनका नाम कुछ और रखा गया था, है ना। बचपन का नाम बोले तो इनका बचपन का नाम क्या था? कासिम अली। क्या नाम था? कासिम अली। लेकिन बोलिएगा सर तो फिर कासिम अली है तो हम लोग ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से जान रहे हैं। असल में एक शायर है, आपको पता है, अल्लामा, है ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, इनका नाम तो पता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, है ना। ये शायरी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत सारे चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो अल्लामा इकबाल जब सब शायरी करते थे ना, जब लिखा करते थे, तो अल्लामा इकबाल ने जो है कासिम अली का नाम कासिम अली ना लिख करके ख्वाजा हसन निज़ामी लिखा करते थे, और इसी की वजह से वो फेमस हो गए ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से। यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम ख्वाजा हसन निज़ामी कौन रखा? अल्लामा इकबाल साहब ने रखा, लेकिन उनकी वालिदा ने नाम रखा था, वालिदैन जो है कासिम अली। ठीक है, यस यस यस। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ था बताएंगे? मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ था? इंतकाल का डेट ऐसा है कि मतलब ऐसा होता ना भाई, खूब मेहनत किया, रिजल्ट आया, इंतकाल हो गया, या रिजल्ट के दिन कुछ गड़बड़ हो गया। तो मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग आज़ादी के समय का रहा है ना, बहुत सारी चीज़ इन्होंने लिखा है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, 1947 को, 1947 में ही इनका इंतकाल हो गया, मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग। आगे बढ़ते हैं कि मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग की वालिदा का इंतकाल के वक्त फ़तहुल्लाह की उम्र कितनी थी? बड़ी हैरत वाली बात है यहाँ पे, इसको पढ़ते तो और अजीब सा लगता है भाई, कैसे, हाउ, इंसान की जो किस्मत है ना, वो बोलते हैं ना कि किस्मत का दोष देते हैं कि इसका तो माँ ही नहीं है, इसका तो बाप ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन कहता ना भाई, इंसान को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है, और मेहनत के दम पे भी पहुँचता है। ठीक है ना। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग की पैदाइश होती है मात्र महज 10 दिन के बाद इनकी वालदा का इंतकाल होता है। बड़ी अफसोस की बात है। अब 10 दिन का बच्चा समझ सकते कितना छोटा है, अभी पैदा हुए 10 दिन हुआ है, उसके पूरे मामलात है, सारा कुछ कौन करेगा। अब सोचे उस समय के लोग सोचे होंगे कि बच्चा का किस्मत तो गया, फ्यूचर बर्बाद है, क्योंकि माँ ही नहीं है। अब बच्चों का सबसे करीबी माँ ही तो होता है भाई, बाप तो कमाने में बिजी है कि नहीं। लेकिन देखिए, इन्होंने मेहनत किया, पढ़ा लिखा, और आज हमारे किताब में छपा हुआ है ना, पढ़ रहे हैं। 1947 में इंतकाल हो गया, लेकिन आज तक इसको पढ़ा जा रहा है। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग उर्दू के पहले जो है खाका निगार। तो ऐसे होता है भाई, मेहनत करने के बाद। तो एक्सक्यूज देना बंद कीजिए, ये एक्सक्यूज देते हैं सर कि मेरी तो माँ ही नहीं है, शुक्रिया करो कि भाई हमारा माँ बाप जिंदा है, इनका तो माँ ही नहीं था, चला गई थी 10 दिन बाद। तो एक्सक्यूज नहीं दीजिए। ये सब राइटर से बड़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्त। बताइए, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? अजीज अहमद के बारे में पढ़े थे। अजीज अहमद जहाँ काम करते थे, जो डायरेक्टर जनरल थे, वहाँ पे एक उनका दोस्त था जर्नलिस्ट रवि रंजन। क्या नाम था? रवि रंजन नाम था। तो उनका कौन था? वो पुराना दोस्त था। क्या था भाई? पुराना दोस्त था। चलिए, रवि रंजन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, भूले बिसरी गीत किसका अफसाना है? बहुत अच्छा अफसाना है भूले बिसरी गीत। एक प्रोग्राम के बारे में बताता है रवि रंजन, कैसे अपनी तन्हाइयों में अपना साथी ढूंढ लेता है ना। जब इनका जॉब खत्म होता है तो बीबी, बेटा, नवासा सब इसको छोड़ देता है, कोई इसके साथ नहीं रहता है, इसकी बातों को नहीं सुनता है, इसको धुतकारता है। लेकिन एक था सिगरेट, उसका साथी था, डॉक्टर ने सिगरेट पीना भी मना कर दिया, अब कोई साथी नहीं। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, अपना ट्रांजिस्टर खोजता है, रेडियो, और रेडियो में एक प्रोग्राम चलता था पहले, भूले बिसरी गीत, है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो क्या होगा, इसके लिखने वाले हैं शफी जावेद ना, शफी जावेद ही इनके लिखने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबह के दोष हुए थे? देखिए, अजीज अहमद साहब किस ओहदे से रिटायर हुए थे? अच्छा लग रहा, मजा आ रहा? सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से रिटायर हुए थे? सुबह का दोष होना मतलब होता है रिटायर होना, ठीक है ना। सुबह का दोष मतलब क्या होता है? रिटायर, समझ रहे आप लोग ना। सुबह का दोष होना मतलब रिटायर हो जाना, रिटायरमेंट होता है ना, यस, सेवानिवृत्ति होना बोलते हैं। तो सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से रिटायर हुए थे? डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए थे। अब पहले आप लोग बताइए कि 20 में कितना बनाए, तब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देख लेते हैं आप लोग 20 में कितना बनाए। फहीमा खातून, यास्मीन,
एक चीज हम देख रहे हैं आजकल, क्या देख रहे हैं, लड़कों का नाम में टूटी है जुड़ जा रहा तो लड़की का नाम हो जा रहा। नसीम है तो नसीमा खातून, फ़हीम है तो फ़हीमा, कोई दिन अशफाक है तो अशफाका हो जाएगा। साबरीन, ठीक है, शमीम अख्तर, शमीमा तो देखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 20 में 20, सबा यास्मीन, बहुत अच्छा। रोशनी, जमशेद भाई, बहुत अच्छा। सुफियान, वेल डन माशाल्लाह। चलिए इस तरह से एकदम यही बरकरार रहना चाहिए, तो आपका उर्दू भाई पानी लगेगा, है ना। कुछ नहीं है, बस खाली बस पढ़ना है, रटना उटना नहीं है, पढ़ते रहिए। अमू की खादमा का नाम क्या? इनकी जो खादिमा थी, जो सेवा करती थी, अमू की जो सेवा करती थी, जो खिदमत करती थी, उनका नाम क्या था? जीनत, बड़ी बी, खाजा बी, नुसरत। क्या नाम था इनकी खादिमा का? नाम था खाजा बी। क्या नाम था? खाजा बी जो है अम्मू की खिदमत करती थी, क्योंकि खाजा बी अम्मू को जो कैंसर हो गया था, इनके चारों बेटे बोली हाँ वही 3 बेटा तो पहले कामयाब हो गया था, पैसा वैसा दे के अपना निकल गया काम पे, इनको दे दिया भाई जाइए खिदमत कीजिए, पैसा वैसा खूब मिलेगा, तो ये खिदमत करती थी अम्मू की। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, जिलानी बानो की शादी कब हुई थी? जिलानी बानो की शादी कब हुई थी? 1955 में, 1957 में, 1959 में, 1960 में। बताएंगे सारे बच्चे। जिलानी बानो, जिसका नाम सुनते ही अफसाना निगार, नॉवेल निगार का नाम आता है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन नॉवेल लिखा। जिलानी बानो का नॉवेल आती, क्या नाम था, क्या था उसका, ईवाने गजल, है ना, बड़ा अच्छा नॉवेल है भाई, ईवाने गजल, ईवाने गजल, बारिशे संग, इनका 2 नॉवेल बहुत फेमस है ना, बारिशे संग, ईवाने गजल, बारिशे संग। तो इनकी जो शादी हुई थी 1959 में डॉक्टर नूर मुअज्जम से हुई थी। किसकी? डॉक्टर नूर मुअज्जम से इनकी शादी हुई थी, डॉक्टर नूर मुअज्जम से 1959 में। ठीक है ना, यस 1959, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? मौलाना शिबली, अल्लामा हैरत बदायूनी, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नुमानी। बताएंगे जिलानी बानो के वालिद का नाम बताएंगे। इसमें किताब में वालिदा का तो नाम नहीं दिया हुआ है, आपकी किताब में जो कुछ दिया हुआ है वही सवाल पूछेगा। तो जिलानी बानो की के जो वालिद का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी। देखिए बदायूनी से पता चल रहा बदायूं के रहने वाली थी, पैदाइश तो इनकी बदायूं में हुई थी, लेकिन अल्लामा हैरत बदायूनी साहब जो है बाद में हैदराबाद चले गए थे, हैदराबादी होकर रह गए फिर। ठीक है ना, तो बदायूनी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, सादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई थी? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। बताएंगे सादत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई थी? वेरी नाइस। आप सारे बच्चों से गुजारिश है, अर्ज गुजारिश है, इल्तमास है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, इनकी पैदाइश हुई थी 1912 ना, 1912। बताइए कहाँ पैदा हुई थी ये? 1912 में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, सादत हसन मंटू की पैदाइश 1912 में हुई थी। इनकी वालिदा का नाम मेरे जहन में हमेशा रहता है, इनकी वालिदा का नाम हमेशा रहता है सरदार बेगम, है ना, चूंकि पंजाब के थे, है ना, सरदार बेगम। बताइए सादत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई थी? पाकिस्तान नहीं, पंजाब के लुधियाना में। यस यस यस, लुधियाना पंजाब। ठीक है ना, पंजाब के लुधियाना में, हाँ, इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम पता है आप लोग को? ख्वाजा गुलाम हसन कुछ नाम है। वेरी गुड, हाँ, सरदार बेगम तो इनकी माँ का नाम हो गया। वालिद का नाम बताएंगे? ख्वाजा गुलाम हसन कुछ इसका नाम है, शायद हसन, ख्वाजा गुलाम हसन शायद, हाँ, ख्वाजा गुलाम हसन, है ना। पढ़िए पंजाब की लुधियाना से। वेरी गुड, चलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। टूबा टेक सिंह, बड़ा अच्छा अफसाना भाई। टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या है भाई? बिशन सिंह, इकबाल सिंह, करम सिंह, हरनाम सिंह। बोलिए टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? तो टूबा टेक सिंह असल में जो है ना एक गांव का नाम था, उसी गांव के नाम पे उस पागल का नाम टूबा टेक सिंह रखा गया था। नाम था बिशन सिंह। क्या था? बिशन सिंह। सवाल आता है बिशन सिंह की मौत कहाँ पे हुई थी? तो बिशन सिंह जो कि पागल था, और हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया तो जो हिंदुस्तान के जेल में जो मुसलमान कैदी था उसको पाकिस्तान, जिसका खानदान पाकिस्तान चला गया तो पाकिस्तान भेज रहा था। जो पाकिस्तान के जेल में हिंदुस्तान जो कैदी था हिंदू सिख, उसको हिंदुस्तान भेजा जा रहा था। उसी के बारे में कहानी है,
तो बिशन सिंह की कहानी है, बड़ा मजेदार की कहानी है, पढ़िएगा, हंसी भी आएगी, अफसोस भी लगेगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बिशन सिंह, और इनकी मौत कहाँ होती है भाई, उस जगह पे, ना तो पाकिस्तान का वो जगह है ना हिंदुस्तान का जगह है। आपने देखा होगा बॉर्डर, बजरंगी भाईजान में देखा होगा वीडियो मूवी में, इधर कांटा लगा हुआ है, इधर कांटा लगा हुआ है, इधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान है, बीच में खाली जगह है। तो मतलब बता रहा है कि ऐसी जगह मौत हुई जहाँ पे ना हिंदुस्तान की जमीन है ना पाकिस्तान की जमीन है। ये जाना ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती लेके जा रहा था। उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है, बोलिए। उर्दू का सबसे पहला अफसाना, सबे रस, नशे की पहली तरंग, आतिश पारे, सोजे वतन। मैं ये देख रहा था अभी, मैं एक किताब में देख रहा था, उसमें मैं कुछ और देख रहा, मतलब अजीबोगरीब, यहाँ पे कुछ और बता रहा। एक MA वाला किताब था, उसमें उर्दू का पहला अफसाना बता रहा था, इसका प्रेमचंद का बता रहा था, क्या तो नाम था, दूसरा था। उसी तरह से 10th में पढ़े उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा। यहाँ पे दिख रहा नशे की पहली तरंग, क्या होगा, नशे की पहली तरंग क्या था, इसके लेखक कौन है बताओ, इसके मुसन्निफ कौन है बच्चों, बता सकते हैं? नशे की पहली तरंग के मुसन्निफ कौन है? सज्जाद हैदर यलदरम। कमेंट करेंगे हम, सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम जो है नशे की पहली तरंग। सोजे वतन तो इसका है, क्या बोलते हैं, प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का अफसाना है सोजे वतन, है ना। सबे रस तो मुल्ला वजही ना, सबे रस मुल्ला वजही, हाँ ये तो है मुल्ला वजही। आतिश पारे तो इसका पढ़े, क्या था नाम उसका जी, आतिश पारे ना, जो इंसाइजा लिखा, हिजरत अहमद जमाल पाशा, शायद अहमद जमाल पाशा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, 1912। नेक्स्ट पढ़ते हैं बागो बहार में। देखिए बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। हमारे जो बागो बहार जो किताब है, जो दास्तान बागो बहार है, उसमें कितने दरवेश मतलब फकीर होता है, दरवेश मतलब फकीर, है ना, फकीर। तो कितने फकीरों का जो है किस्सा बयान किया गया है, इसमें 4 फकीरों का किस्सा बयान किया, बड़े मजेदार का है, कभी मौका मिले ना तो देखिएगा। अच्छा मैं आप लोग को एक वीडियो भेज दूंगा, एक टीचर है बता रहे थे, 1 घंटा की वीडियो है, 1 घंटा 2 घंटा की वीडियो, पूरी कहानी बता रहे थे अच्छे से, पूरा समेट के, इतनी मोटी किताब को 1 घंटा वीडियो में समेट दिए थे। तो मैं वो वीडियो आप लोग को भेज दूंगा, चारों दरवेशों की कहानी है, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं ना, सबको मैं वीडियो भेज दूंगा। नेक्स्ट है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की। तो बागो बहार किताब जैसी तर्जुमा की मतलब क्या हुआ भाई, कि बागो बहार किताब जो तर्जुमा हुआ किस में हुआ, उर्दू में हुआ, है ना। तो इसका मतलब बागो बहार पहले क्या था, पहले बागो बहार जो किताब था वो फारसी की किताब थी, ये फारसी थी। और फारसी में किताब का नाम था क्या, चहार दरवेश, किस्सा चहार दरवेश है, चहार दरवेश किताब का नाम था, ये फारसी में था। इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया बागो बहार। किसकी ख्वाहिश पर, किसने बोला था, तो जॉन गिलक्रिस्ट ने बोला था। और ये जो ट्रांसलेट हुआ है वही कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बागो बहार किस सना में लिखी गई, बागो बहार किस सना में लिखी गई। इसमें 4 ऑप्शन आता है, चारों डिफरेंट है। किस सना में लिखी गई, देखिए लिखने मतलब हुआ कि कब ट्रांसलेट किया गया। दूसरा बार इसमें नजर सानी भी हुआ था, मतलब चेकिंग हुआ, नजर सानी, इस पर नजर सानी भी हुआ था। फिर जाके शाये हुआ था, शाये होने का डेट अलग है, लिखाने का डेट है 1801। 1801 में लिखा गया था, फारसी से उर्दू में ट्रांसलेट कर दिए थे मीर अमन दहलवी साहब ने, लेकिन 1802 में इन पे नजरसानी हुआ, दोबारा रीचेक हुआ, और फिर 1804 में ये छापे थे, है ना, इसको छापा गया था 1804 में। तो क्वेश्चन का देख लीजिए क्या बोल रहा, कब लिखी गई, कब शाये बोलेगा तो 1804 हो जाएगा, कब शाये हुआ, कब छपा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते प्यारे बच्चों। कॉलेज की तरफ से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार के लिए मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था। तो मीर अमन ने जो बागो बहार किताब को जो तर्जुमा उर्दू में किया था, बहुत फेमस हुआ था। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे फेमस किताब, सबसे फेमस अफसाने दास्तान, वैसे वहाँ से कई सारे दास्तान, वहाँ से अलग अलग जो राइटर के बारे में आता है, पढ़िएगा आगे जाके। तो मैंने पढ़ा था कि अलग अलग राइटर है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में किताब लिखा, ट्रांसलेट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस मशहूर जो रहा है वो यही है बागो बहार। इन जब ये लिखे ना तो इनको 500 रुपये का इनाम मिला था, 500 रुपया। 1804 की बात है, तो 1804 में 500 रुपये का बहुत कीमत होगा भाई,
200 साल पहले, ज्यादा बोलिए, 200 साल ज्यादा हो गया है ना, 500 रुपये का इनाम मिला था। हालांकि इनको जॉब जब लगा था तो ये 40 रुपये महीना पे जॉब कर रहे थे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी? दिल्ली में, इलाहाबाद, प्रयागराज में, पटना में, सीवान में? बोलिए, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? सारे बच्चे कमेंट करेंगे अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी, कब हुई थी ये भी बताएंगे आप लोग, ठीक है। कब इनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ हुई थी, है ना। तो इनकी पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हैं, अभी के समय में हम लोग प्रयागराज नाम बदल दिए ना, योगी, है ना। तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक जगह खुलदाबाद है ना, तो खुलदाबाद, असल में इनकी पैदाइश खुलदाबाद में हुई थी। प्रॉपर जगह क्या है? खुलदाबाद। तो इलाहाबाद के खुलदाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी बताएंगे आप लोग, कमेंट करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। 1929, वाह जी वाह, क्या बात है जी। 1929 में इनकी पैदाइश हुई थी, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश इलाहाबाद के खुलदाबाद में। चलिए बहुत अच्छा। और सिवान क्या था, सिवान के बारे में यहाँ इनका नाम जुड़ा हुआ है। सिवान में एक कॉलेज है, क्या था नाम, रजिया गर्ल्स, इस तरह से रजिया गर्ल्स हाई स्कूल, ये कॉलेज था, वहाँ इनको जॉब लगा था। और ये सिवान इनका ससुराल भी था, इनका ससुराल भी था सिवान ही, ठीक है, सिवान में ही इनकी शादी हुई थी। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, आपने पढ़ा होगा, आपने मिलाद शरीफ में, किताबों में कहानी सुना होगा, वाकया सुना होगा। और ये वाकया कुरान शरीफ में भी दिया हुआ है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम बाप है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का तो भाई दुनिया मिसाल देती है ना, कि जब उनको लाया गया दिखाने के लिए, तो और लड़कियों ने, जो औरतें जो थी, अपना मतलब नींबू दिया था काटने के लिए, नींबू काटते काटते उंगली काट दी, पता नहीं चला, इतना खूबसूरत ये, मतलब उसकी खूबसूरती में गुम हो गए थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है बहुत हुस्न वाले थे, है ना, बहुत खूबसूरत थे। तो ये दोनों जो है बाप बेटे हैं, ठीक है ना, बाप बेटे। पढ़िएगा इतिहास, अभी हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए है। पूरी कहानी, पूरी जिंदगी बाकी है, पढ़िएगा, ठीक है ना। बर्फानी हिस्सार का माना क्या होता है बच्चों? बर्फानी हिस्सार का माना क्या होता है? बर्फ के तोंदों के का घेरा, पहाड़ी गुजरगाह, सर्द हवा, बर्फबारी। बर्फानी हिस्सार मतलब होता है बर्फ के तोंदों का घेरा, मतलब जहाँ पे ढेर सारा बर्फ जमा होता है ना, उसको बोलते हैं बर्फानी हिस्सार, ठीक है। नेक्स्ट है, शिबली नुमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? मतलब सवाल दो टाइप का है। शिबली नुमानी की किताब है, शिबली नुमानी ने लिखा सीरतुन नबी, तो सीरतुन नबी के मुसन्निफ कौन हो गए? शिबली नुमानी। लेकिन इसको मुकम्मल किसने किया था? तो कहने का मतलब है कि शिबली नुमानी के एक शागिर्द थे जिसका नाम था सैयद सुलेमान नदवी साहब, इनके उस्ताद रहे हैं, यानी कि शिबली नुमानी के शागिर्द थे, इसके उस्ताद शिबली नुमानी थे। तो शिबली नुमानी जब ये किताब लिख रहे थे तो शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 तक लिखे थे, पार्ट 2 के बाद इनका इंतकाल हो गया था, फिर उन्होंने पार्ट 6 तक मुकम्मल किया था। तो सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है जी, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कौन था? सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कौन था भाई? सबसे पहला मजमून इन्होंने जो लिखा था उसका नाम क्या था? बच्चों की तालीम, खातून के इस्तेहसाल पर खातून की तालीम, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहला इन्होंने जो लिखा मजमून खातून की तालीम, औरतों की तालीम के बारे में, है ना, सबसे पहला इनका मजमून छपा था 1903 में, मेरे ख्याल से 1903 में, 1902, हाँ ठीक है। तो इनका पहला जो खातून की तरफ, वैसे इनका बहुत सारी किताबें हैं, सीरत आयशा, हय्याम, जहाज रानी वगैरह वगैरह किताब का नाम है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए दिया हुआ है। रहमत आलम किसकी किताब है? शिबली नुमानी, हैरत, सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना आज़ाद हाली। बोले रहमत आलम, कई सारी किताबें हैं। रहमत आलम जो है सीरत आयशा है, सीरत आयशा, सीरत हय्याम, जहाज रानी, ऐसा कुछ ना था, रात की जहाज रानी, इसका कुछ किताब का नाम और है। तो ये जो है सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चंबेली, अरे वाह, देखिए चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन सा तेल अहम है? लोग चंबेली का तेल, मोतिया का तेल सर पे लगाते हैं, बस उसका काम वहीं तक है, सर तक लगाने का। लेकिन अगर बात कर ले मिट्टी का तेल का, मिट्टी का तेल की बात कर ले तो भाई सर पे तो कोई नहीं लगाते, क्योंकि उसका बदबू, उसमें एक स्मेल है बदबू टाइप का, लोग उसको सूंघ के नाक भौं चढ़ा लेते हैं, है ना। लेकिन इसकी बहुत अफादियात है, लाइट में, बहुत सारे काम में, अंधेरे घर को उजाला करने में,
है ना। तो मिट्टी का तेल जो सबसे अहम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ख्वाजा। हाँ जी देखें, ख्वाजा से निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्र तैयार करा ली थी? बताइए, ख्वाजा से निजामी ने कितने दिनों कबल जो है, कितने दिनों कबल मतलब कितने दिन पहले अपनी कब्र तैयार करा ली थी? तो दिन तो छोड़िए, साल की बात कीजिए यहाँ पे, है ना। ख्वाजा से हाँ देखिए, शहरों में हमको पहले मालूम नहीं था इसके बारे में, तो किताब में तो पहले तो मालूम हो गया, लेकिन हमने एक प्रैक्टिकली भी देखा था। वैसे तो जो रहते हैं दिल्ली मुंबई में वगैरह उनको मालूम होगा। अभी आज से 2 साल पहले आपने सुना होगा, एक जो मुस्लिम थे मोटे जैसा, क्या तो नाम था, वक्फ बोर्ड के थे कोई चेयरमैन कुछ थे, तो वो जो हिंदू धर्म जो कबूल कर लिया था, जो खूब उसका बारे में खूब चला था, तो उनके कब्र को तोड़ दिया था, जो बनाया हुआ था कब्र था, सब लोग दिल्ली में था कहीं, तो पता चला अच्छा पहले कब्र बनाते हैं इन लोग, तो पहले कब्र खोद के सारा कुछ रेडी करा लेते हैं, सब कुछ रेडी, कब्र रेडी, बस इंतकाल हुआ, कफन दफन हुआ डायरेक्ट, है ना। तो ख्वाजा से निजामी भाई 50 साल पहले कब्र तैयार करा ली थी, 50 साल पहले। तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, कहाँ मरना है हमको, कहाँ दफन होना है, डिसाइड कर लिया और वहाँ ज़मीन खरीद ली, जैसे भी कब्र खोद खाद के रेडी करवा लिया, ताकि जनाजे को दफनाने में देर ना हो, है ना। कहते हैं ना जनाजे को दफनाने में देर नहीं होना चाहिए। ख्वाजा से निजामी किसने लिखना शुरू किया? तो बता चुके आपको पहले, किसने लिखना शुरू किया? तो अल्लामा इकबाल साहब ने, है ना। इसका नाम तो था कासिम अली। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि मिर्ज़ा फैजुल्लाह बैग की वालिदा का नाम क्या था? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या नाम था? नहीं पढ़े। मिर्ज़ा फैजुल्लाह बैग की वालिदा का नाम बताएंगे आप लोग? मिर्ज़ा फैजुल्लाह बैग की वालिदा का नाम बताएंगे भाई कमेंट करके, और इनकी वालिद का भी नाम बताएंगे, और इनकी फूफी का भी नाम आता है यहाँ पे, इनकी फूफी का, चूँकि फूफी बहुत प्यारी होती ना, इसमें तो बहुत प्यारी दिखा रहा, किसी की फूफियाँ प्यारी नहीं होती है, लेकिन यहाँ प्यारी दिखाया जा रहा है। बोलते ना 5 उंगली बराबर नहीं होता है ना। तो इनकी वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम, ये था मुशर्रफ, देखिए कन्फ्यूजन हो, मुशर्रफ जहां बेगम, इनकी वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। बहुत अच्छा तारीख, हाँ जी बताइए इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था सुजात हुसैन ना, सुजात हुसैन। इनकी फूफी का नाम, जब आपको तो पता है पहले कि मुशर्रफ जहां जब मिर्ज़ा फतहुल्लाह बैग को जन्म दी, यानी कि मिर्ज़ा फतहुल्लाह बैग जब पैदा हुए तो 10 दिन के ही थे तब इनका इंतकाल हो गया था। तो भाई पालेगा कौन? इनकी फूफी, है ना। यस, हसमतुल्लाह है ना, और सुजात ने हसमतुल्लाह होगा, सॉरी, हाँ हसमतुल्लाह होगा, हसमतुल्लाह बैग। ठीक है, अब बताएंगे। सुजात हुसैन ने सुजात किसी और का, हसमतुल्लाह बैग, ठीक है हसमतुल्लाह बैग होगा, मैंने गलती लिखा। अब बताएंगे फूफी का नाम बताएंगे, कौन थी फूफी का नाम क्या था जिन्होंने इनकी परवरिश की थी? फूफी ने इनकी परवरिश की थी हुस्न जहां बेगम। यस वेरी गुड, हुस्न जहां बेगम इनकी फूफी का नाम था, इन्होंने इनकी परवरिश की थी। तो ऐसी फूफियां भी होती है। जिन्होंने फतहुल्लाह बैग की परवरिश की उनका नाम क्या था? आ ही गया, हुस्न जहां बेगम इनकी फूफी का नाम था। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है भाई? उर्दू का पहला खाका निगार, पहला खाका लिखने वाले हैं, और कोई आम आदमी नहीं है, खास हो गया। इनके उस्ताद भी खास हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, उर्दू के पहले नावल निगार, उर्दू के पहले खाका निगार, जो डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द रह चुके हैं, और नाम है मिर्ज़ा फतहुल्लाह बैग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया था? कितने बजे खत्म हुआ था? तो याद है ना, सैयद अजीज अहमद जो खोजा था जाकर के, पूरा मिल गया था, खूब चेहरे पे एक अलग से एक खुशी थी, और वो सुन रहे थे। लेकिन 7 बजे जो है, 7:30 बजे सुबह जो है इनका प्रोग्राम खत्म हो गया था। ओके, आप देखिए बोला गया है, आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरिएगा? किसने कहा था ये बात? तो अजीज अहमद और उसकी बीवी में झगड़ा हो गया था बहुत सारी बातों पे। बीवी बोला भाई तुम जाके काम करो, कुछ काम खोजो। और अजीज अहमद अपने एटीट्यूड में है कि भाई हम तो पहले डायरेक्टर जनरल थे, अब कोई काम करेंगे तो उससे कम ओहदा वाला मिलेगा काम, जो मुझे मजा नहीं आएगा, हमको उससे ज़्यादा ओहदा वाला चाहिए। तब बीवी बोला यार कुछ भी तो कर लो, कम से कम हमारी हम दोनों की दवा का खर्चा तो निकल जाएगा।
है ना। तो बीवी ने बोला भाई कि डायरेक्टरी का लाश कब तक तुम लेते रहोगे, कि हम डायरेक्टर थे पहले थे, अब कुछ करो भाई, है कि नहीं, ताकि जीवन कटे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। होता है कुछ लोग ऐसे। शफी जावेद की पैदाइश कब हुई थी बताइए। शफी जावेद, क्वेश्चन आ गया, मुजफ्फरपुर में 1935 में, है ना, 1935 में उनकी पैदाइश हुई थी मुजफ्फरपुर में। तो जब पढ़ लीजिएगा जी तो पता चलेगा सर एक ही क्वेश्चन बार बार ला रहे हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार ला रहे हैं, इतना रिपीट हो जाएगा ना कि लगेगा सर अभी तो पढ़े हैं, कल ही तो पढ़े हैं, अभी तो पढ़े हैं सब क्वेश्चन। ठीक है। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी, देखिए ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके थे, है ना, 14 जुलाई 1936 को बदायूं में। नेक्स्ट, अमू क्यों दुखी थी, अमू दुखी क्यों थी, शौहर की मौत पर गुर्बत बीमारी बेटों को जाते देख लिया था, तो उसका बेटा मिलने आया था, जमशेद, खुर्शीद, रशीद, ये तीनों बेटा आया था अमेरिका से, लंदन से मिलने के लिए, लेकिन कुछ दिनों का छुट्टी लेके आया था, क्योंकि उन लोग भाई इंजीनियर था, डॉक्टर था, और इस सोच के साथ आया था कि जल्दी जा रहे हैं, माँ की तबीयत खराब है, जल्दी से माँ का इंतकाल उकाल हो जाएगा, कफन दफन करके जल्दी से वापस चलाएंगे, ऐसा सोच था बेटा का। लेकिन जब आया तो माँ खुश हुई, होता ना आदमी का मेंटलिटी भी बहुत काम करता, खुश हुई तो थोड़ा तबीयत में बहाल आना शुरू हो गया, तबीयत ठीक होना शुरू हो गया, तो बेटा सोचा ये मर नहीं रही है, तो बोला ठीक ठाक है, तो फिर पैसा वैसा दे दिया, जो खाजा भी थी चला गया। लेकिन साइड से जब जाने लगा सुबह सुबह तो शायद अमू ने देख लिया था और उदास हुई, फिर उसी दौरान इनकी मौत भी हो गई थी। बड़ा ही अफसोसनाक कहानी है। जिलानी बानो के शामिल निसाब अफसाना का उन्वान क्या था, जिलानी बानो जो अफसाना लिखा उसका नाम क्या था, प्रॉमिस, है ना, प्रॉमिस अफसाना है। ठीक है। नेक्स्ट है सादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू के वालिद का नाम क्या था, ख्वाजा गुलाम हसन, जो अभी पढ़ चुके हैं, है ना, ख्वाजा गुलाम हसन। नेक्स्ट पढ़ते हैं मंटू के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या था, हाँ अच्छा मंटू का था आतिशपारे ना, अफसानी मजमुआ, टूबा टेक सिंह, काली शलवार, आतिशपारे, नया कानून, ये चारों इन्हीं की किताब है, लेकिन आतिशपारे इनका जो पहला 1936 ना, 1936 में इनका पहला अफसाना कौन था, मंटू का पहला अफसाना कौन था, पहला अफसाना था तमाशा ना, तमाशा 1934 में, हालांकि 1933 से इन्होंने शुरू किया था, 1933 से इन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। सादत हुस्न मंटू 1933 में से जो अदबी ज़िंदगी मतलब लिखने उखने का काम शुरू किया था। 34 में इनका पहला अफसाना तमाशा पब्लिश हुआ, 36 में आतिशपारे, फिर दुनिया भर का नया कानून, काली सरवार, बहुत कुछ दुनिया भर का एकदम पढ़िए किताब देखिएगा, बहुत सारा है, उतना बोलिएगा कैसे याद करेंगे। सादत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो आप लोग तो बता चुके पहले भाई, सादत हसन मंटू की पैदाइश हुई थी लुधियाना ना, लुधियाना में 1912 लुधियाना, है ना, 1912 लुधियाना। अफसाना मतलब कहानी, अफसाना मतलब कहानी, है ना। नेक्स्ट है अंधेरे घर का ताल्लुक किस मुल्क से था, सॉरी अंधे फकीर है अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। देखिए हमारी जो किताब कहकशा में जो बागो बहार का जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें चौथा दरवेश का वाकया है, पहला दूसरा तीसरा नहीं है, चौथे दरवेश का वाकया है, और जो चौथा दरवेश रहता है, जो फकीर रहता है, वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक रहता है ना, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक रहता है। ओके। नेक्स्ट है दास्तान सबे रस के मुसन्निफ कौन है, उर्दू की पहली दास्तान, याद कीजिएगा उर्दू की पहली दास्तान है ये, उर्दू की पहली दास्तान, दास्तान मतलब भी कहानी होती है, लेकिन तवील कहानी, लंबी कहानी, जिंदगी की शुरुआत, रोजमर्रा की बातें, है ना, माहौल, सब कुछ इसमें बयान होता है दास्तान। तो सबसे पहला दास्तान था सबे रस, मुल्ला वजही का लिखा हुआ, है ना, मुल्ला वजही। नेक्स्ट है मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है, तो मीर अमन ने दो किताब का तर्जुमा किया था, एक बागो बहार नाम से, दूसरा था गंज खूबी, है ना, गंज खूबी। अगला क्वेश्चन देखिए बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, बंजारो, बंजार को जानते हैं ना, बंजारों को बोलते हैं खाना बदोश, बेसिकली जहाँ आज यहाँ तो कल वहाँ, आपके एरिया में भी होगा, रेलवे स्टेशन के पास, बस के साइड में, मतलब झोपड़ी उपड़ी बना के जो रहता है, कपड़ा उपड़ा वाला, तंबू वगैरह, आज है तो कल नहीं है, ऐसा कुछ है ना। तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जानते हैं, खाना बदोश, नाम कितना अच्छा दिया है, खाना बदोश।
मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर किए, बताइए। मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर किए? अहमद जमाल पाशा ने, पतरस बुखारी ने, नून मीम राशिद ने, वजीर आगा ने। क्या होगा? अहमद जमाल पाशा हो जाएगा, ठीक है ना, अहमद जमाल पाशा। देखिए पतरस बुखारी हमारे किताब में नहीं है कोई राइटर, नून मीम राशिद भी नहीं है, वजीर आगा है लेकिन इनकी तो नहीं होगा, क्योंकि अहमद जमाल पाशा को बोलेंगे। हाँ अभी तो अजान भी नहीं हुई, तुमको नमाज कैसे पढ़ना है भाई? अच्छा कहीं कहीं अजान 12:30 बजे हो जाती क्या? असल में जोहर का अजान लगभग कहीं जो है 1 बजे के आसपास होती है, कहीं कहीं 12:30 बजे ही अजान हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो जाइए पढ़िए फिर। हाँ लेकिन अक्सर ज़्यादातर जो है अजान जो है ज़्यादातर 1 बजे देखने को मिलता है, और कहीं कहीं 12:30, हमारे एरिया में कहीं कहीं कोई कोई मस्जिद में 12:30 बजे होती है। तो ठीक है जाइए पढ़िए, बाकी बस चैप्टर लास्ट होने वाला है, ये वीडियो लास्ट होने वाला है। उर्दू शायरी का मजाज, उर्दू शायरी का मजाज किसने लिखा? अहमद नदीम कासमी, ये हमारी किताब में है ही नहीं राइटर कोई। फैज़ अहमद फैज़, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो ऑप्शन से छट सकता है। मजरूह सुल्तानपुर, ये तीनों हमारी किताब में राइटर नहीं है, तो फिर तो आंसर हो गया वजीर आगा, है ना। एंड मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं। अच्छे इंशाइया में कौन सा आंसर शामिल नहीं है? अच्छे जो इंशाइया होते हैं उसमें अदम तकमीलियत होता है, मतलब अधूरापन, आगे जाके छोड़ देगा, फिर सोचते रहिए क्या हुआ था, ठीक है ना। और फिर इख्तिसार, शॉर्ट भी होता है। खुशगवार, सादगी, नई नई बातें जो आप पहली बार जान रहे होंगे, ऐसी ऐसी बातें होती है, पेचीदगी इसमें नहीं होती है, ठीक है ना, ये पेचीदगी इसमें नहीं होती है, ठीक है। और ये रहा आपका शायद इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? इसको बनाएंगे और फिर मैं एक होमवर्क दूंगा, उसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। इनके वालिद का नाम क्या था? शिबली नुमानी, सैयद अबुल कलाम, सैयद अबुल हसन, अबू सुफियान। क्या था? सैयद अबुल हसन इनके जो है वालिद का नाम था। तो पहले आप लोग बताइएगा, इस वीडियो में टोटल 58 ही क्वेश्चन है, 58 में आप लोग कितना सही बनाए हैं? अपना पहले परफॉर्मेंस बता दीजिए बच्चों, है ना, फिर आपको होमवर्क देंगे। हाँ चलिए, कैसी लगी क्लास? क्लास के बारे में बताइए कैसी लगी। और ये जो आपको दे रहा हूँ 58 में कितना नंबर बनाए आप लोग। और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसका होमवर्क आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए तो शायद बहुत अच्छा लगेगा, है ना। 58 होता 58, मुजीबुर रहमान, बहुत अच्छा, तारिक, नवाब, सूफी सबा, तमन्ना, चांदनी, आसिल, समीम, सुफियान, अहमद, मिस, परवाना, सबाना, फ़हीम, फ़हीमा, अनाया, क्या बात है, बहुत अच्छा जी, अजमल, कैफ, सगुफ्ता, यास्मीन, बहुत खूबसूरत लगा, क्लास खूबसूरत होता है। बहुत अच्छा, परवाना, सायमा, आसिया, कायनात, कैफ, सलमान, सादिया, रियाज, चले बहुत अच्छा। तो भाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक होमवर्क मैं देता हूँ। होमवर्क का ऑप्शन ये है, ईवान गज़ल किसका लिखा हुआ है? ईवान गज़ल के मुसन्निफ़ का नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे नहीं, वीडियो कटने के बाद। और आपसे मैं एक गुजारिश करूँगा भाई, ठीक है, आपसे गुजारिश यही करता हूँ मैं कि ये जो देख रहे हैं आप, आपका 12th में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए ये बैच आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। या तो आप कहीं ज्वाइन हो गए होंगे तो उर्दू हिंदी के लिए ज्वाइन हो जाइए, या उर्दू इंग्लिश के लिए, या केवल उर्दू हिंदी के लिए, उर्दू के लिए ले सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चे साइंस में पढ़ रहे हैं, कहीं बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, तो 1 टाइम फी है 999, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर स्टडी, बेहतर क्लास हो रही है ना, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। या केवल आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो आर्ट्स में भी सारा सब्जेक्ट देख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, होम साइंस, सोशोलॉजी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पूरा बेहतरीन अंदाज में 799। तो कुछ भी नहीं है। और भी आपको यूट्यूब पे दुनिया भर की क्लासें दिख रहा होगा, 2000 3000 में क्लासें बिक रही हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी क्लास नॉर्मल है, पहले से ही नॉर्मल था, तो ज्वाइन होइए, फ़ायदा उठाइए, और क्या है इसमें, ठीक है। बाकी होमवर्क जो आंसर दिए हैं कि ईवान गज़ल के लिखने वाले कौन है, आंसर दे दीजिएगा, ठीक है।
तो एक बार अपना प्यारा कमेंट, वीडियो कटने के बाद आप लोग प्यारा से एक बार कमेंट कर दीजिएगा आज की क्लास कैसी लगी। और जो पहली पहली बार यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं उन सभी से गुजारिश है, इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा और हमारे क्लास को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। यस, थैंक यू सो मच। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी मेरी दुआएं आपके साथ है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। ओके, बाय।